मैं ऑर्गेनाइजेशन में 2002 से मैं हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि एनजीओ क्या है, इसका एक्टिविटी क्या है। तो मैं तो सिलीगुड़ी का हूँ। शादी 2001 में हुआ था। 2001 में मैं दार्जिलिंग गई थी। तो 2002 से कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाउंडर मेंबर्स अपने फैमिली में आए थे, मतलब मेरे हस्बैंड से बात करने के लिए। तो उसी सिलसिले में उन लोगों ने नेक्स्ट फेज में ऐसा कुछ उन्होंने लगा कि इनको लेने से कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फ्लोरिश हो सकता है। तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे मैं आना जाना किया। मैंने एक्चुअली मैं काम जो स्टार्ट किया वो सितंबर 2004 से, आफ्टर द डेथ ऑफ द आवर फाउंडर फादर ऑफ द विनय खाती। सो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रहा है, ताला झूल रहा है। तो मुझे एक तो पता नहीं था कि एनजीओ क्या है, एनजीओ का फुल फॉर्म भी क्या है, इसका मतलब इसका मिशन विजन क्या हो सकता है, कौन सा मुद्दा में हम काम करेंगे। तो ग्रेजुअली इसको थोड़ा बहुत कलकत्ता के लोगों को साथ में मिलकर फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स बनाना था, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने कोशिश किया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं था ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रीच किया हम लोगों ने। और मुझे ऐसा लगा कि मैं तो प्लेन से मैं बिलोंग किया हूँ कि हिल्स में जो मुद्दा मैं देखा दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो हम एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हम हिल में लॉन्च करेंगे तो कुछ लोगों वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट जिस लोगों ने होगा वो कम्युनिटी के लिए सर्विस देंगे। तो इसी हिसाब से मुझे एक चैलेंजेस मेरे अंदर आया कि चलो हम छोटा सा एक स्कीम का प्रोग्राम हम करेंगे, लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो उसके हिसाब से जिसको हम एम्प्लॉयज हम करेंगे तो वो कम्युनिटी में सर्विस देगा। तो इस रोड मैप से हम चलते चलते 4-5 और डिफरेंट एजेंसी से अप्रोच किया। तो उसके हिसाब से जैसे कि अब टी गार्डन में मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि हिल में कुछ अल्कोहल्स का भी प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन है। तो हम लोगों ने जो सर्वे करके देखा कि मैक्सिमम केसेस ऑफ द ड्रॉप आउट स्टूडेंट। सो हाउस होल्ड सर्वे करके ऐसा लगा कि हम थोड़ा सा जिस तरह का एक रेशियो हमारे पास आया डेटा कि ड्रॉप आउट का ज़्यादा केस है, अर्ली मैरिज है हिल में थोड़ा सा जोग्राफिकली जो ओवरऑल मैं देखा हूँ। सो बच्चे लोगों को स्कूल नहीं जाने का क्या कारण है, जैसे कि लो इनकम सोर्स है टी गार्डन में। तो पेरेंट्स में उतना कंशियस नहीं है कि हाँ बच्चे को स्कूल रेगुलर भेजना चाहिए। जब असेसमेंट करके हम लोगों ने देखा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, वन थिंग इज द स्कूल का फीस है, और दूसरा है बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है स्कूल का ड्रेस, शूज, उनका स्कूल्स का बुक, ये जो हम लोगों ने देखा। तो किसी एजेंसी का साथ में हम लोग बात करके और उन लोगों को राइट टू एजुकेशन एक्ट का ऊपर में बच्चे लोगों को लेके हम लोग काम किया ताकि वो बच्चे स्कूल जा सके, रीज्वाइन कर सके। सबसे बड़ा बात हम लोग ये किया कि स्कूल अथॉरिटी का साथ में हम लोग मीटिंग किया, डिस्ट्रिक्ट स्कूल अथॉरिटी का साथ में बात किया। जैसे कि बच्चे लोग स्कूल का फीस दे नहीं पा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने 2009-10 में राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट जो इम्प्लीमेंट किया है, इसको बहुत सारे जगह में इसको लागू होना चाहिए। तो इसकी वजह से मुझे हम लोगों को क्या बेनिफिट हुआ हिल में स्पेशली कि अभी बच्चे एंड पब्लिक एंड लाइक स्कूल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स भी थोड़ा कॉन्शियस हुआ कि हाँ बच्चे का भी ये राइट है, वो पढ़ सकते। तो थोड़ा हम लोग सपोर्ट किया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे उन लोगों को स्कूल मटेरियल्स जो उनका रिक्वायरमेंट था। और सबसे बड़ा बात ये है कि हम लोग एक चाइल्ड क्लब फॉर्म किया हुआ है, जैसे कि बच्चे को मालूम हो कि हाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट है। वो जो चाइल्ड क्लब जो फॉर्म किया है हम लोगों ने, वो उसी बच्चे ने फिर दूसरे बच्चे को थोड़ा वो ओरिएंटेड पास करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ओवरऑल जो एक देखा हम लोगों ने, जैसे कि उनको हम लोग एक्सपोजर में हम लोग ले गए उड़ीसा, कलकत्ता एंड लोकल लेवल में भी बहुत सारे चाइल्ड राइट के ऊपर में हम लोग वर्कशॉप किए, दूसरा रिसर्च पर्सन देके। तो पहले से जो देखा कि उनका लीडरशिप क्वालिटी आ चुका है, वो अभी खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं पहले से, और कम्युनिटी में वो थोड़ा सा मोटिवेट करते कि आपके बच्चे क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो ये सब ओवरऑल एक थोड़ा सा अभी छोटा सा सक्सेस हुआ है हमारा लिए।
आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में? मैं एमए पास हूँ नेपाली में, और बाद में जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं जिसमें मैं तो ये सारी पढ़ाई लिखाई सिलीगुड़ी में हुई? सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से मैं किया हूँ, लेकिन जिसमें मैं डिग्री लिया हूँ वो डिग्री एनजीओ के लिए फिट नहीं है। सो अभी मैं 2011-12 में मैं MSW में कंप्लीट किया डिस्टेंस से। वो फिट है फॉर द एनजीओ लेवल में, क्योंकि सोशल ओरिएंटेशन क्या है। अभी के वक्त पे एनजीओस की जिस तरह की इमेज बनी है, बहुत नेगेटिव इमेज, तो आप लगातार एनजीओस के साथ काम करती हैं, तो ये कितना चैलेंज होता है लोगों से बात करते हुए और एक एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खुद को रखते हुए सामने वाला किस तरह लेता है? एक तो नेगेटिव है, एनजीओ मींस इस दूसरी नज़र से देखते मतलब लाइक ठीक से लोग काम नहीं करते, फंड मिस यूज करते, एक बड़ा सा मुद्दा हो गया अभी हर जगह। जैसे हम लोग तो छोटा सा प्लेस टाउन से हम लोग बिलोंग कर रहा है, वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अब वहाँ पे ऐसा फंड भी नहीं है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ज़्यादातर अभी एनजीओ कोई भी छोटा प्लेस हो या बड़ा प्लेस हो नहीं सोचते एनजीओ मींस इज अ नेगेटिव थिंग। मुझे क्या लग रहा है कि हम कोई भी अगर मुद्दे के ऊपर में काम करेंगे, जिस कंपोनेंट के हिसाब से हमें आगे जाना है वो ठीक से होना चाहिए। तो सभी जैसे कि सभी मतलब एक के दो के कारण से सभी को ऐसा मतलब इमेज मतलब खराब नहीं करना चाहिए। और जैसे भी हो एनजीओ में, जब मेरे इंडिविजुअल से मैं देखा हूँ, मेरे भगवान ने 2 आंख दिया था, लेकिन HSWS ने और 1 आंख दिया है। जैसे कि मैं आज बहुत सारे चीज मैं देख रही हूँ, कम्युनिटी का लाइवलीहुड क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे कि जिस एरिया में मैं हूँ, दार्जिलिंग इज अ बॉर्डर एरिया से ओवरऑल द बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इधर सिक्किम। सो जिस तरह से माइग्रेशन एंड ट्रैफिकिंग हो रहा है, स्पेशली मैं मेरे एरिया के विषय में एम्फसाइज इसीलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे लो सोर्स ऑफ इनकम है, कोई सोर्स ऑफ इनकम को सोर्स भी नहीं है, बिकॉज ऑफ इज अ हिली रीजन, नो कंपनी, नो इंडस्ट्री, नो एनी कॉर्पोरेट हाउसेस। सो इसीलिए और भी ज़्यादा मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए कि हिल डेवलपमेंट के लिए, कि जैसे गवर्नमेंट के थ्रू से हो या तो अदर्स सर्कल से हो, जैसे भी उस थोड़ा सा एरिया में जहाँ पे जो नॉट रिचेबल एरियाज है वहाँ पे रिस्क करना मेरे लिए एक बड़ा सा चैलेंजेस। अब ये कौन-कौन से एरिया है जहाँ पे अभी रिसोर्सेज नॉट रिचेबल है, अगर आपसे पूछा? जैसे कि लिंगशेखा तो है, लिंगशेखा इज अ बॉर्डर, अनदर इज सुरुक समथार। कहाँ का बॉर्डर है ये तो इंडिया का, दैट साइड का भूटान, चाइना। हाँ, तो ये बॉर्डर है। तो ये सब और भी बहुत सारे डिजर्विंग एरियाज है हिल में, जैसे कि मैं आपको लाइक जैसे लिंगशेखा, सुरुक समथार और खानी, और भी बहुत सारे विलेज है वहाँ पे। और हिल में जैसे कि टी गार्डन भी है। टी गार्डन का एक बात है, जिसके टी गार्डन का ऑनर एक बात है, वो यहाँ पे नहीं रहते, और जो टी गार्डन में जो वर्कर्स है वो फैमिली का एक मेंबर खाली काम करते, वो फीमेल मेंबर, रेस्ट देन द डिपेंड ऑन द दैट लेडी। सो उसीलिए थोड़ा सा उनका जो लैंड है वो भी उनका नाम में नहीं है, वो टी गार्डन का लैंड है। मेंबर भी डिपेंड होते हैं लेडी पे। यस, वो एक ही को काम नहीं होता है। प्लॉकिंग तो मैक्सिमम फीमेल्स आर प्लॉकिंग, नो। सो उसीलिए तो फीमेल मेंबर्स को ऊपर में वो काम करते हैं, मतलब फैमिली मेंबर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो ज्यादातर हिल में जो देखा कि चाइल्ड लेबर है, माइग्रेशन है। सो हेल्थ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी भी सैनिटेशन का भी प्रॉब्लम है। हेल्थ में जिस तरह से रूरल एरिया में मतलब एक छोटा सा सब सेंटर होना चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं है अभी भी। मतलब होम डिलीवरी मैक्सिमम केसेस होता है, तो रिस्क बोथ ऑफ द बेबी एंड मदर्स, ये तो है। ये रहता है हमेशा। अब आने वाले समय में क्या उम्मीद? मैं सोच रही हूँ आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में, 5 सालों के लिए मैं सोच रही हूँ कि सबसे बड़ा बात है कि हेल्थ पे हमें स्ट्रेस देना चाहिए। हेल्थ का प्रोग्राम में महिला लोगों को और ज़्यादा कंशियस अवेयरनेस, जो उनको जिस तरह के जैसे कि माल न्यूट्रेट है हेल्थ मतलब हिल में, जो मैं देखा हूँ, क्योंकि उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन होता नहीं है। जिस तरह से जैसे कि एडवर्टाइज देता है
प्रेगनेंसी मदर को ये न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये न्यूट्रिशन, क्योंकि उसका फैमिली अफोर्ड कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम का एक वे होना चाहिए हिल में, ताकि वो जाके बच्चे को भी देख सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर भी वो ठीक तरह से डाइट न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लाइवलीहुड के ऊपर में काम हम क्यों ना करें, जैसे कि डिफरेंट जैसे कि फ्लोरिकल्चर में, हिल में फ्लोरिकल्चर का एक स्कोप है, एग्रीकल्चर में स्कोप है, एंड लोकल वेजिटेबल जो स्कोप है, इसको अगर हम ओरिएंटेड अगर हम कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा लाइवलीहुड उसका चेंज हो सकता है। तो ये आने वाले समय में आप लोग, ये आने वाला समय में ये एक बात है। और दूसरी बात है महिला लोगों को लिए एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जैसे कि सस्टेनेबल लिवलीहुड में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हैंडलूम में थोड़ा सा और कुछ टेक्निकल डिजाइन, जैसे हम लोग जिस तरह से प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिजाइन लेस है। इसको थोड़ा सा अगर कोई कहीं से अगर सपोर्ट हमें मिले तो थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करके अपना टेक्निकल डिजाइन में अगर हम कर पाएंगे तो हम लोग जितना भी मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो उतना ज़्यादा हम सेल कर पाएंगे, तो लोकल एक लाइवलीहुड जो है वो एक अपलिफ्टमेंट होगा। ये सब चीज़ें आप अभी सोच रहे हैं? हाँ।